गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चे, इससे पहले वाले हमने पार्ट 1 में डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन जाना था। उसमें हमने टीथ के बारे में जाना था और साथ ही टीथ के स्ट्रक्चर, पीडीएफ, टीडीएफ वगैरह ये जो फॉर्मूले थे सारे हमने जाने थे। आज हम लोग उसी सेशन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी पार्ट 2 में हम लोग कहाँ से टंग से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चे? तो आपको याद रखना है कि टीथ तक पढ़ लिया था। आज हमको जो पढ़ना है वो टंग से आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले टंग से देखो बच्चे, अगर आपसे टंग से बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है या क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्या है, आपको बता देना है टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन। क्या बोला जाता है बच्चे? टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन। जीभ क्या होती है बच्चे? एक सेंसरी ऑर्गन होता है। जीभ क्या होती है बच्चे? एक सेंसरी ऑर्गन। यानी कि आप दूसरी भाषा में हिंदी में बोलो तो जीभ एक संवेदी अंग है। जीव एक संवेदी अंग है। और सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग का मतलब क्या होता है? तो बोलना बच्चे, ऐसे कोई ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो हमें किसी न किसी चीज़ की फीलिंग कराते हैं बच्चे, उसको बोला जाता है सेंसरी ऑर्गन। तो टंग हमें टेस्ट वर्ड का या टेस्ट का फीलिंग कराती है। इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। दूसरा टंग से जो पॉइंट बनता है तो ये बनता है कि सर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। तो आप बोलोगे टंग इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चे? तो आपको बता देना है मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में बोलोगे कि जीभ एक मांसपेशीय संरचना है। जीभ एक मांसपेशीय संरचना है। ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारी टंग होती है वो कैसी संरचना होती है? मांसपेशीय संरचना होती है। बच्चे, यहाँ तक अपनी बात जब हो जाती है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये बोला जाता है कि जो टंग होती है, टंग में टेस्ट बड पाए जाते हैं, यानी कि हमारे जीभ में कुछ स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा हम किसी भी भोजन को स्वाद का अनुभव कर पाते हैं, तो उनको बोला जाता है टेस्ट बड। तो आप बोलोगे टेस्ट बड प्रेजेंट ऑन द टंग, यानी कि जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है बच्चे? टेस्ट बड पाई जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसे याद रखोगे बच्चे? तो आपको जनरली तौर पर पता है कि कोई भी चीज़ जब भी खाते हैं तो हमें उसका क्या मिलता है? टेस्ट मिलता है। इट मीन्स कोई ना कोई उनको लेने वाला, कोई ना कोई रिसेप्टर्स होते हैं। इनको बोला जाता है टेस्ट बड या टेस्ट रिसेप्टर्स। आप दूसरे भाषा में अगर कहो तो उसको टेस्ट रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, जो हमारे भोजन को हमको क्या दिलाते हैं? आपको बता देना है टेस्ट दिलाते हैं। इनका नाम क्या है? तो हिंदी में भी देख लो कि भैया जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। ये आपका हिंदी हो गया, कलिकाएँ पाई जाती हैं। अगला पॉइंट चलते हैं टंग के बारे में। तो ये बोला जाता है कि इसी स्वाद कलिकाओं को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो आपको बोलना है इन टर्म ऑफ साइंस। साइंस की भाषा में बच्चे टेस्ट बड को क्या कहा जाता है? इन टर्म ऑफ साइंस। साइंस के भाषा में जो टेस्ट बड होती है ना, इसको एक नाम दिया जाता है बच्चे। इनको नाम दिया जाता है पैपली। क्या नाम दिया जाता है? पैपली नाम दिया जाता है। ये भी बच्चे आपको याद होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि हमारी टंग के ऊपर एक टेस्ट बड पाई जाती है जिसको हम लोग साइंस की भाषा में क्या नाम देते हैं? पैपली नाम देते हैं। तो अगर आप बोलो कि विज्ञान की भाषा में, दूसरे शब्दों में आप हिंदी में बोल सकते हो कि विज्ञान की भाषा में स्वाद कलिकाओं को क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाओं को कहा जाता है पैपली। स्वाद कलिकाओं को पैपली कहा जाता है। ठीक है बच्चे, पैपली कहा जाता है। चलो, अगला पॉइंट क्या बनता है टंग से? तो अगला पॉइंट बनता है दोस्त, आपको ये बताना है कि सर जो हमारी टंग होती है, हमारी टंग एक किससे जुड़ी होती है? एक हड्डी से जुड़ी होती है जिसको गले की हड्डी बोला जाता है, थ्रोट बोन। हमारे गले में एक हड्डी होती है जिसको क्या बोला जाता है? हायोड हड्डी। उस हायोड हड्डी से हमारी क्या जुड़ी होती है? टंग जुड़ी होती है। तो आपको बोला है कि टंग इज कनेक्टेड विथ हायोड बोन।
ठीक है बच्चे। अच्छा, हायोइड बोन कहाँ पर पाई जाती है? गले में। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रोट बोन। इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? थ्रोट बोन नाम दे देते हैं। ये भी आपको याद रहना चाहिए। समस्या ये है कि सर ये बोला जाता है कि हमारी टंग में तो किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो हमारी जो टंग होती है, हमारी टंग मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये एक हड्डी से जुड़ी होती है जो हमारे गले में होती है। उस हड्डी का नाम क्या है? हायोइड बोन। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हायोइड बोन का आकार कैसा होता है? घोड़े के नाल जैसा। कैसा? घोड़े के नाल जैसा। तो आपसे बोला है कि जीभ हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है। किससे? हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है, तभी तो हमारी टंग आगे की तरफ नहीं आती। हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है बच्चे, जुड़ी होती है। थोड़ा सा और आगे की तरफ हम चलते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जो हायोइड हड्डी होती है, हायोइड बोन, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, कहाँ पर होती है? गले में होती है। किस आकार की? तो आपको बता देना है शेप ऑफ हायोइड बोन। कभी पूछ ले कि शेप ऑफ हायोइड बोन, हायोइड बोन का शेप कैसा होता है, तो आपको बोलना है हॉर्स लेग। कैसा लिख देना बच्चे? हॉर्स लेग, यानी कि घोड़े के नाल जैसी। तो हायोइड हड्डी का आकार तुमसे पूछे कि हायोइड हड्डी का आकार कैसा होता है, तो हायोइड हड्डी का आकार में आपको लिखाना है बच्चे घोड़े के नाल जैसा। कैसा लिखाना? घोड़े के नाल जैसा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट बनता है कि यही जो हायोइड हड्डी होती है, यही हायोइड हड्डी आपको किस तरीके से दिखाई देती है, तो थोड़ा सा यही टंग से रिलेटेड ही ये हड्डी होती है ना। तो अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये हमारे गले में कौन है? आप बोला है हायोइड बोन। कुछ इस तरीके से हायोइड बोन होती है हमारे गले में। और आगे की तरफ ऐसे अगर आप देखोगे तो आगे की तरफ बच्चे हमारी टंग होती है, पीछे की तरफ ये टंग चौड़ी होती है, और आगे जाओगे तो ना आगे कुछ इस तरीके से हमारी टंग देखने को मिल जाती है। ये हमारी बच्चे टंग है, यानी जीभ है। ये पीछे हायोइड हड्डी है जो जुड़ी होती है। अच्छा, हायोइड हड्डी मान लो कि ये वाली हायोइड हड्डी है, तो हायोइड हड्डी और इस टंग को जोड़ने का काम बीच में एक मटेरियल भी करता है। उस मटेरियल को मैं इस तरीके से अगर इधर डिनोट करूं कि ये वो मटेरियल है, इसको कनेक्ट करने का काम इस मटेरियल का है बच्चे। इस मटेरियल का नाम है फ्रेनुलम। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले या कभी कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बिल्कुल किस पे टिक करना है? फ्रेनुलम पर। यानी ये हो जाएगा हमारा अगला मटेरियल, जिसको बोला जाता है फ्रेनुलम। क्या बोला जाता है दोस्त? फ्रेनुलम बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे, ये हमारी होगी टंग, ये हमारी होगी हायोइड बोन। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टेड मटेरियल होता है उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे छोटी छोटी हमारे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, और यहाँ सामने एक बड़े टॉन्सिल्स होते हैं जो अगर आप मुंह को ध्यान से खोलोगे तो आपको सामने दिखाई दे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ से? इधर से ही। फिर आ जाते हैं कि सर टंग में हमारे जो टेस्ट होते हैं, कितने तरीके के टेस्ट हमें टंग से आते हैं। तो मेनली जो होते हैं वो मेनली होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के टेस्ट है बच्चे। लेकिन सब टेस्ट बड की बात करें तो बहुत सारी टेस्ट बड हैं। आप मिक्स की टेस्ट बड अलग हो सकती है, या कुछ ऐसी टेस्ट बड पाई जाती है जिनको सब टेस्ट बड में डिवाइड करते हैं। और अगर आपसे टोटल पूछी जाए कि टोटल सब टेस्ट बड कितनी है, तो आपको बोल देना है कि मोर देन 200। बहुत सारी हैं। क्या है? बहुत सारी हैं। अब आ जाओ टंगी की सर स्ट्रक्चर पे। थोड़ी सी टंगी की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये स्वाद कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, हमारी टंग कुछ इस तरीके से होती है बच्चे। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारी टंग का शेप होता है कुछ इस तरीके से, हमारी टंग का क्या होता है बच्चे? शेप होता है। ये हमारी जीभ है। इसी जीभ में अगर मैं आगे की तरफ बात करूं, बिल्कुल सबसे फ्रंट वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, यहाँ पर पाई जाती है कौन सी टेस्ट बड? तो आपको बताना है मीठे वाली टेस्ट बड। अरे कौन सी बच्चे? तो आपको बोलना है मीठे वाली टेस्ट बड। यहाँ पर पाई जाती है स्वीट टेस्ट बड, यानी कि यहाँ पर हमें मीठा का स्वाद मिलता है। स्वीट टेस्ट बड, यहाँ पर आपको मीठे का स्वाद का अनुभव होता है। थोड़ा सा आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे बच्चे, थोड़ा सा ऊपर आप इस वाले एरिया में आओ। इस वाले एरिया में आपको कौन सा स्वाद मिलता है? तो बच्चे इस वाले एरिया में आपको स्वाद मिलता है, ये वाला जो एरिया है इसमें आपको मिलता है नमकीन, यानी सॉल्टी। कैसा मिलता है बच्चे? सॉल्टी। तो आप कभी भी कोई पूछे या कहीं एग्जाम में आ जाता है तो आपको लगा के आ जाना है सॉल्टी। ये होता है दूसरी टेस्ट वर्ड जिसको बोला जाता है सॉल्टी, यानी हिंदी में कहें तो नमकीन। आपको जो नमक का एहसास होता है ना, वो कुछ इसी एरिया पे होता है। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो और आगे में ये आता है कि भैया जो ये टेस्ट वर्ड होती हैं, ये टेस्ट बड किसकी टेस्ट बड हैं? तो ये वाली जो टेस्ट बड होती हैं बच्चे, ये वाला पूरा इलाका ये किसका है? तो यहाँ पर होती हैं बच्चे
सोर। कौन होता है? सोर, यानी कि खट्टे की स्वादिकलिकाएं। किसकी बच्चे? खट्टे की स्वादिकलिकाएं। तो यहाँ पर हमें खट्टा लगता है। अगर मैं सबसे पीछे की बात करूँ कि यहाँ सबसे पीछे की तरफ ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पर कौन सी टेस्ट बड पाई जाती हैं? तो आपको बोलना है कि बिटर। बिटर बोले तो बच्चे कड़वा। बिटर बोले तो कड़वा, यानी कड़वे की स्वाद कलिकाएँ बिल्कुल सबसे पीछे की तरफ पाई जाती हैं। सबसे आगे की तरफ अगर मैं इधर बात करूं जीभ में, तो टंग में इधर होती हैं स्वीट, यानी कि मीठे की स्वाद कलिकाएँ। अगर सबसे पीछे की बात करो तो बिटर, यानी कड़वे की स्वाद कलिकाएँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ इस बेसल वाले पार्ट में आओगे तो यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? खट्टे की। और सबसे नीचे वाले इलाके में, इस वाले इलाके में, ये वाला, ये कौन सी होती है? नमकीन होती है। लेकिन समस्या ये है कि सर यहाँ पर कुछ उमामी ग्लैंड्स होती हैं। उमामी ग्लैंड्स जो बीचों वाले पार्ट पे पाई जाती हैं, इस वाले पार्ट पे बीचों कौन पाई जाती हैं? उमामी ग्रंथियाँ। कौन पाई जाती हैं बच्चे? उमामी ग्लैंड्स। उमामी ग्लैंड्स, ठीक है। और ये उमामी ग्लैंड्स क्या करती हैं? तो आपको बता देना है बच्चे कि मोर देन 2 टेस्ट, अगर 2 से ज़्यादा एक साथ स्वाद आते हैं तो ये उमामी ग्लैंड्स लेती हैं। और इसी वाले इलाके पे अगर आप मिर्च की बात करें कि मिर्च कोई स्वाद नहीं होता, तीखा कोई स्वाद नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक आप समझिए। मैं आपसे बोलूं कि सर जो तीखा होता है ना, वो एक स्वाद नहीं है, वो एक बर्निंग है, एक जलन है। एक्चुअली में मिर्च में क्या पाया जाता है? कैप्सिसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैप्सिसिन। और कैप्सिसिन जो होता है, अगर वो इस बीच वाले नॉर्मल पार्ट पे टकराता है तो जलन पैदा करता है। हमारी टंग पर टकराता है तो जलन पैदा करता है। इसलिए जो तीखा होता है वो कभी भी टेस्ट नहीं है, वो स्वाद नहीं है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से आपको ये याद रखना है कि हमारी जीभ पर जो तीखापन लगता है वो कोई स्वाद नहीं है, वो बर्निंग है, जलन है। लेकिन सर हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ों में ये पढ़ा है कि सर जो पीछे की तरफ होती हैं, इधर पर कुछ सब टेस्ट बड पाई जाती हैं, जहाँ पर हमें 3 तरीके के स्वाद मिलते हैं। सबसे पीछे, टंग के सबसे पीछे की तरफ चलोगे तो 3 तरीके के आपको स्वाद मिलेंगे। इधर देखो कौन कौन से, तो आपको बता देना बच्चे, जिंजर, गार्लिक एंड अनियन। 3 तरीके के आपको मिल जाएंगे। कौन से? एक तो हो जाएगा जिंजर, जिसको अदरक बोलते हैं, दूसरा है गार्लिक, जिसको लहसुन बोलते हैं, और तीसरा है बच्चे ऑनियन, यानी अनियन, जिसको प्याज बोलते हैं। तो बच्चे ये जो प्याज है, ये भैया कौन है? लहसुन है, तो ये लहसुन हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चे? लहसुन हो जाएगा, लहसुन। और ये हो जाएगा कौन सा? अदरक। तो अदरक, प्याज और लहसुन का जो स्वाद मिलता है, ये बिल्कुल हमें ये पीछे की तरफ जो सब टेस्ट बड पाई जाती है ना, इधर मिलता है, टंग के पीछे की तरफ। आपको टंग से केवल इतनी ही चीज़ें याद रखना है, टंग से बच्चे इतनी चीज़ें याद रखना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। फिर से सुनो, टंग में आपको कितनी चीज़ें याद रखना है? टंग क्या होता है? एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो हमें किसी न किसी चीज़ का सेंस कराता है, हमें टेस्ट का सेंस कराता है। दूसरा जो टंग होती है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्यों? ये मांसपेशीय संरचना है, इसमें बच्चे हड्डियाँ नहीं है। अगर हड्डियाँ नहीं है तो मसल्स हैं, ओनली और ओनली क्या है बच्चे? मसल्स है। तीसरा पॉइंट होती है कि हमारी टंग पर टेस्ट बड पाई जाती है, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। कितने तरीके की? 4। कौन कौन सी? मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे, 4 पाई जाती हैं। बीच में उमामी ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें मिक्स स्वाद मिलता है, 2 या 2 से ज़्यादा स्वाद मिलते हैं। और जो जिंजर, गार्लिक और अनियन, यानी प्याज, अदरक और लहसुन, इनका जो हमें टेस्ट मिलता है, स्वाद मिलता है, बिल्कुल टंग के पिछले वाले हिस्से में, पिछले वाले बिल्कुल हिस्से में मिलता है। फिर आगे आ जाते हैं कि सर जो जीभ पर टेस्ट बड पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, इनको विज्ञान की भाषा में अगर कहने की कोशिश करें तो इनको बोला जाता है बच्चे पैपली। क्या नाम दिया जाता है? पैपली। और हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, ये हमारी टंग बच्चे, हमारी जो जीभ होती है ना, पीछे एक हड्डी से जुड़ी होती है जो घोड़े के नाल जैसी होती है। इस हड्डी का अगर कोई आपसे नाम पूछे तो इसका नाम है बच्चे हायोड। इस हड्डी का नाम क्या है? हायोड। इसी को बोला जाता है गले की हड्डी। और ये हड्डी बिल्कुल बीचों बीच आपके इधर पर है, ना तो इसके पीछे कोई हड्डी है, ना इसके आगे कोई हड्डी है। ये एक ऐसी हड्डी है जिसके आगे पीछे कोई दूसरी हड्डी नहीं है, वो सिंगल ही बोन है। और इसको गले की हड्डी, इसी हड्डी से हमारी टंग जुड़ी हुई होती है। फिर आगे आ जाते हैं कि इसी जो हड्डी होती है ना, इसका शेप पूछ ले, कभी आकार पूछ ले कि हायोड हड्डी का आकार कैसा होता है, तो बच्चे बता देना घोड़े के नाल जैसे होता है। बस आपको इतनी ही चीज़ें याद रखना है, इतनी ही चीज़ें याद रखना है। अब चलते हैं अगला की तरफ कि भैया हम लोगों ने कल टीथ भी पढ़ लिए थे, है ना? क्या पढ़ लिए थे? पाचन तंत्र का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, टीथ भी पढ़ लिए थे, टंग हो गया। अब नेक्स्ट अगर चलते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे तो होता है बच्चे लार ग्रंथियाँ। क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ। बच्चे लार ग्रंथियों के बारे में अगर थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन देखें तो ये मिलता है कि सर जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो अपने बॉडी से क्या निकालती है, तो आपको बोलना है सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रेट
सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा, सिक्रेट्स सलाइवा। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं बच्चे कि लार ग्रंथियां लार को निकालती हैं। किसको निकालेंगे, लार ग्रंथियां लार को ही निकालेंगी, इसलिए तो उनको लार ग्रंथियां कहा जाता है। लार ग्रंथियां लार को निकालती हैं या लार को स्त्रावित करती हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, स्त्रावित करती हैं। इज दैट क्लियर बच्चे। अब थोड़ा सा और आगे चलो कि सर बात किस पे आ गई है, सलाइवा पे। किस पे आ गई है, सलाइवा यानी कि लार पे आ गई है। तो सलाइवा के बारे में अब आपको लार के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, लार के बारे में पढ़ना है। लेकिन लार में अगर पढ़ें तो सबसे पहले लार में ये होता है कि सर लार में सबसे पहले किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर परसेंटेज की, यानी पानी की मात्रा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लार में पानी की मात्रा कितनी होती है, बोल देना 98% तक ये पानी की मात्रा है। अच्छा, हालांकि 95 से 98% आपको ऑप्शन में मिलेगा। दूसरा क्या रहता है तो बता देना, लार में एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, एंजाइम होते हैं, यानी हमारी लार में एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम कितने होते हैं तो बच्चे आपको एंजाइम बता देना है, लगभग 1 से लेकर 1.5% के एरिया में, करीब इतना परसेंट आपका एंजाइम का होता है। अच्छा, इनके अलावा आपकी लार में म्यूकस है। क्या है बच्चे, म्यूकस है। तो म्यूकस भी आपकी लार में है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे। इनके अलावा आप बोलोगे तो हमारी लार में सॉल्ट भी है। क्या है, सॉल्ट, बोले तो नमक भी है। ये वो मेन कंपोनेंट हैं जो आपकी लार में पाए जाते हैं, यानी वाटर, एंजाइम, म्यूकस और सॉल्ट। ये 4 चीज़ें हैं जो मेनली आपकी लार में क्या होती है, कंसिस्ट होती हैं। अब सर ये जो लार होती है, इस लार को निकालने का काम कौन करती है, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं बच्चे, 3 प्रकार की होती हैं। देखो 3 कौन कौन सी है। अगर आपको इसके जोड़े में बात करें तो जोड़े में होती है बच्चे 3 जोड़ी। पहला जोड़ा होता है जिसको बोला जाता है पैरोटिड। पहला जोड़ा कौन सा होता है बच्चे, पैरोटिड होता है। तो ये हो गया पैरोटिड, पहला जोड़ा। दूसरे जोड़े की बात करें तो होता है सब मैंडिबल। कौन होता है बच्चे, सब मैंडिबल होता है। और तीसरे की अगर बात करें तो बच्चे होता है सब लिंगुअल। क्या होता है, सब लिंगुअल। ये तीसरा जोड़ा है, तो ये हो जाएगा सब मैंडिबल। क्या है बच्चे, सब मैंडिबल। और अगर मैं निचले वाले की बात करूं तो बच्चे ये होता है सब लिंगुअल। क्या हो जाता है, सब लिंगुअल हो जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि सर हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं कहाँ, लार ग्रंथियाँ हैं कहाँ। तो बहुत ध्यान से सोचो, जहाँ माउथ का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, ये वाला एरिया, यहाँ सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ। माउथ का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, यहाँ सबसे छोटी, और बीचों बीच होती है कौन सी, तो आपको बता देना है बच्चे सब मैंडिबल। यानी कि अगर मैं इनकी बात करूँ बच्चे, ये सबसे बड़ी होती है। और सबसे बड़ी कौन है, पैरोटिड। तो पैरोटिड, ये हो गई बच्चे पैरोटिड। जहाँ सबसे चौड़ा मुंह होता है वहाँ सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ पैरोटिड होती हैं। अच्छा, ये सबसे छोटी हैं बच्चे, इनको बोला जाता है क्या, तो आपको बोलना है सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल। तो बच्चे इसको आप नाम दे सकते हो सबलिंगुअल। क्या नाम दे सकते हो, सब लिंगुअल नाम दे सकते हो। ये सबसे छोटी हैं। और ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला किसका है, बीच वाली, यानी कि सब मैंडिबल। कौन सा हो जाएगा बच्चे, सब मैंडिबल। लेकिन आपको ध्यान रखना है, साइंस में ऐसा बीच वाला कोई एरिया होता नहीं है। आपको केवल सबसे बड़ी और सबसे छोटी याद रखना है। आपको यही चीज़ें याद एग्जाम में पूछी जाती हैं, और पूछ भी सकता है कि सर सबसे बड़ी कौन सी होती, पैरोटिड, सबसे छोटी सब लिंगुअल। इनका लोकेशन पूछे कि सर इनका लोकेशन कहाँ होता है। ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जहाँ मुंह सबसे चौड़ा है, देखो इधर वाला कान के नीचे, तो इधर बच्चे होती हैं सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ। ये सबसे आगे की तरफ है तो ये सबसे छोटी होती हैं, और ये बच्चे बीच वाली हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आपसे पूछे कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, अगर आपसे नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पूछ ले कि बच्चे नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं कितने, लार ग्रंथियाँ हैं कितने, तो नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में आपको बता देना है कितनी होती हैं बच्चे, होती हैं 6। कितनी होती हैं, 6। कौन कौन सी, सर 2 होती हैं पैरोटिड, 2 होती हैं सब मैंडिबल, और 2 होती हैं सब लिंगुअल। और ये दोनों पेयर में पाई जाती हैं। तो टोटल कितनी हो जाती हैं बच्चे, 6 हो जाती हैं। यही 6 मैंने इधर लिखा है। यानी कि लार ग्रंथियों की संख्या पूछे, लार ग्रंथियों की संख्या, ग्रंथियों की संख्या, तो लार ग्रंथियों की संख्या आपको जोड़े में लिखना है बच्चे कितनी, 3, यानी, और नंबर में कितनी लिखना है, 6। अगर इनका पेयर पूछा जाए कि कितने पेयर में होती हैं, जोड़े अगर पूछ ले बच्चे, तो जोड़े में आपको लिखना है 3, यानी कि लार ग्रंथियों के जोड़े कितने होते हैं, तो बता देना है बच्चे 3 होते। ठीक है।
अब थोड़े से आगे आ जाते हैं कि सर ये जो लार ग्रंथियां हैं ये क्या सीक्रेट करेंगी, तो ये भी सीक्रेट करेंगी सलाइवा, यानी कि ये सीक्रेट करेंगे बच्चे लार। अच्छा, यहाँ से भी क्या जाएगी, तो बोलना कि यहाँ से भी बच्चे लार जाएगी, और यहाँ से भी बच्चे हमारे माउथ में क्या जाएगी, लार जाएगी ये। और तीनों क्या करती हैं, लार का सिक्रेशन करती हैं, तो ये लार आपके माउथ में इधर आ गई। अब इस लार का काम क्या है, ये हो गए बच्चे सलाइवा। क्या हो गई, सलाइवा। सलाइवा बोले तो बच्चे लार। अब इस लार का पूरा काम देखिए, लार में मैंने क्या क्या बोला कि पानी का परसेंटेज 98% तक जाता है, एंजाइम 1 से 1.5% तक, ये सारे उसमें कंसिस्ट रहते हैं। अब थोड़ा सा और चलते आगे कि सर ये जो लार ग्रंथियों में जो एंजाइम की आप बात कर रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं और इनका काम क्या है, तो बच्चे आपको बता देना है कि लार ग्रंथियों में जो एंजाइम होते हैं ना, वो मेनली 2 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं, 2 एंजाइम होते हैं। तो लार ग्रंथियों के कभी तुमसे एंजाइम किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो बच्चे बिना सोचे समझे आपको 2 एंजाइम का नाम लिख देना। एक को बोला जाता है टाइलिन। कौन बोला जाता है बच्चे, टाइलिन एंजाइम। एक को क्या बोला जाता है बच्चे, टाइलिन एंजाइम। और इस टाइलिन एंजाइम का आपसे काम पूछे कि टाइलिन एंजाइम का काम क्या है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। इसको क्या नाम दिया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भैया इसका दूसरा नाम बताओ, तो इसका दूसरा नाम सलाइवरी अमाइलेज। मैं अमाइलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सलाइवरी अमाइलेज की बात कर रहा हूँ। यानी इसको एक और नाम से जाना जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम हो गया। इनका काम क्या है टाइलिन एंजाइम का, तो बच्चे आपको ध्यान से इधर देखो, इनका काम क्या है। जो आपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाया था ना, कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो बच्चे इसको लिख लेना स्टार्च। आपके भोजन में जो स्टार्च आया था ना, इस स्टार्च को कन्वर्ट करना किसमें, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट करना बच्चे, ग्लूकोज में। और एक ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम यही एंजाइम करता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चे टाइलिन। यानी स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो टाइलिन करेगा। कितना परसेंट तक, लगभग 70% तक। अभी भी 30% कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में नहीं पचा है, और ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा था बच्चे, माउथ में। माउथ में बोले तो मुख में हो रहा था। इसलिए बोला जाता है कि भोजन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो बच्चे यहाँ से एक और बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, यानी कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ से, यानी कि मुख से शुरू होता है। तो आपको बता देना बच्चे कि भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो बता देना मुख से। पाचन मुख से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है, ठीक है, प्रारंभ होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है दोस्त। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। जो भी आपने भोजन खाया था उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट था वो या तो कार्बोहाइड्रेट बोल दो या स्टार्च बोल दो। जैसे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च इस टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में आता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट, लगभग 70%। अभी भी बच्चे 30% आपका कार्बोहाइड्रेट एज इट इज़ आपके भोजन में है। और ये जो भोजन जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट था किस में चेंज हो गया था, ग्लूकोज में चेंज हो गया था। और बच्चे जब ग्लूकोज में चेंज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही थी, माउथ में। तो भैया भोजन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलें आगे। अब आते हैं कि सर ये तो हो गया टाइलिन एंजाइम का। दूसरा जो एंजाइम था, दूसरे एंजाइम का क्या नाम था, तो दूसरे एंजाइम का नाम था बच्चे लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम। आपको ये याद रखना है ना, बहुत सारे लोग इसको लाइसोजाइम, या बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लाइसोसोम लिखें कि लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लिख देना बच्चे। क्यों लिख देना, इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ आपको। ये लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ना ये बच्चे, ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता है। कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी का, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी का। यानी इसका काम क्या है, तो आपको बता देना है कि ये हमारे भोजन के साथ जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आपके माउथ में एंटर किए हैं, आपने खाना खाया, उस खाने के साथ आपके जर्म्स भी आपके बॉडी में एंटर कर चुके हैं। और वो एंटर करने के बाद जैसे ही माउथ में पहुंचते हैं, माउथ में आपकी लार होगी, लार में निकलेगा ये वाला एंजाइम लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता है, जो सीधा सीधा क्या कर देता है बच्चे, इसको ख़त्म कर देता है। किसको, बैक्टीरिया को, जो आपके बॉडी में आए हैं बैक्टीरिया।
तो इस बैक्टीरिया को किल करने का काम, इसका मेन काम क्या है बच्चे, तो आपको बता देना है बैक्टीरिया का किल करना। बैक्टीरिया को क्या करना बच्चे, किल करना, और हमारे बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। फिर थोड़ा सा और आते कि सर और भी था लार में, और लार में क्या था बच्चे, तो तीसरे नंबर पे ये दोनों तो थे बच्चे एंजाइम। अभी आपने बोला सर एंजाइम थे, बिल्कुल थे, दोनों एंजाइम मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए है। अब आ जाओ कि सर आपके नमक भी था, यानी कि आप कह सकते हो कि बिल्कुल था नमक। हमारे जो लार था, लार में बच्चे क्या था, अगला लिख देना है सॉल्ट, यानी कि नमक था। क्या था बच्चे, नमक। अगर ऐसे नहीं लिखना हो तो बच्चे NaCl आप लिख सकते हो, NaCl कुछ भी लिख दो, नमक था, सॉल्ट था। इस नमक का काम क्या है, टू मेंटेन pH ऑफ सलाइवा। क्या बोलते हैं बच्चे, टू मेंटेन pH ऑफ सलाइवा, pH ऑफ सलाइवा। हिंदी में क्या बोलेंगे, लार का pH मान नियंत्रित करना। इस नमक का काम होता है लार का pH मान नियंत्रित करना, pH मान नियंत्रित करना यानी बनाए रखना। अब समस्या ये है कि सर लार का जो pH मान होता है उसको नियंत्रित करने का काम किसका है, तो बता देना है नमक का। तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि लार का pH मान है कितना। तो लार का pH मान आप लिख लेना, खाना खाने से पहले यानी बिफोर, यानी खाना खाने से पहले लार का जो pH मान होता है वो बच्चे होता है लगभग 7.4 तक, और खाना खाने के बाद आफ्टर, यानी खाना खाने के बाद इसका जो pH मान होता है बच्चे ये हो जाता है 5.8 तक। और अगर मैं ओवरऑल बच्चे इसका एवरेज की बात करूं कि एवरेज कितना होना चाहिए, तो लगभग 6.6 से लेकर 6.8। भैया ये दो pH मान है एवरेज, आपको औसतन याद रखना है, एवरेज वाला याद रखना है कि हमारे लार का जो औसतन pH मान कितना होता है, 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है। और ये 6.8 बच्चे वो pH मान है जिस पर हमारे एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये 6.8 वो वाला एंजाइम है जिस पर वो वाला pH है बच्चे जिस पर जो एंजाइम होते हैं ना ये एक्टिव होते, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप कह सकते हो कि अगर आपकी लार में एंजाइम को सही काम कराना है तो अपनी लार का pH मान कितना कंसिस्ट करना पड़ेगा, 6.8। अगर 6.8 आ गया तो आप यकीन मानो कि सारे एंजाइम होते बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं आपके भोजन को पचाने में। फिर आगे आ जाओ कि सर हमारे एंजाइम थे लार में, बिल्कुल सही बात है, नमक भी आ गया। और भी आपने बताया कि सर म्यूकस भी होता है। अच्छा तीसरे नंबर पे ये था पहला, ये था बच्चे दूसरा, इधर मैं तीसरा नंबर लिख रहा हूँ जिसको बोला जाता है म्यूकस। ये म्यूकस देखो क्या है एक्चुअली में, म्यूकस होता है बच्चे एक लसलसा पदार्थ। क्या होता है, लसलसा पदार्थ। तो आपको बोलना है इसका मेन काम क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। भोजन को कैसा बनाना बच्चे, लुब्रिकेंट बनाना, यानी कि भोजन को लसलसा बनाना, भोजन को लसलसा बनाना, लसलसा बनाना। ठीक है बच्चे, यानी कि जब तक आप भोजन को लसलसा नहीं बनाओगे तब तक वो भोजन आपके इस गले से नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यानी कि भोजन जब आपने किया, भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में भी तोड़ा, आपने माउथ में क्या कर लिया, बैक्टीरिया को भी किल कर लिया, किसके द्वारा, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा कर लिया। म्यूकस क्या करेगा, आपके भोजन में ये म्यूकस मिलेगा और आपके भोजन को लुब्रिकेंट कर देगा। लुब्रिकेंट करने के बाद जिससे आपको निगलने में क्या मिले बच्चे, सहायता मिले, आपको इजीली उसको क्या कर सको, निगल सको। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको कहाँ से याद रखना है बच्चे, सलाइवरी ग्लैंड से यानी लार ग्रंथियों से याद रखना है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल, ये भी याद रखना है। लोकेशन पूछे, सबसे बड़ी कान के नीचे इधर की तरफ होती है, सबसे छोटी आगे की तरफ, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, ये भी याद रखना बच्चे। माउथ से ही सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, यही आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है लगभग 70%। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी किससे, सलाइवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथियों से। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बच्चे सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद भोजन कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। अच्छा यहाँ एक और क्वेश्चन कभी कभी बना सकता है कि सर आपने तो बोला था कि भोजन में हमने 3 पार्टिकल्स खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होना है, फैट का भी होना है और कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ तो केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन हुआ है, अभी प्रोटीन और फैट बचा है। तो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट का तो डाइजेशन हो गया हो परंतु प्रोटीन और
फैट का डाइजेशन नहीं हुआ हो, उस भोजन को हम लोग नाम क्या देते हैं, बोलस। उस भोजन को नाम देते हैं बोलस। अब माउथ से जो आगे भोजन जाएगा ना बच्चे, वो उस भोजन नहीं बोलेंगे, अब हम उसको बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस। तो बोलस फूड कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया बोलस फूड क्या है, तो आपको बता देना है कि बोलस भोजन का मतलब होता है ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन हो गया हो, परंतु प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं हुआ हो। ठीक है दोस्त, चलो इंग्लिश मीडियम वाले अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो कि डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट प्लस अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड फैट, दैट इज कॉल्ड बोलस फूड। अगले चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो भोजन सर माउथ के बाद कहाँ जाएगा, तो भोजन जाएगा किसके पास, ग्रसनी के पास। कहाँ जाएगा बच्चे, ग्रसनी के पास। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, इधर से आपने क्या ली थी बच्चे, सांस ली थी, और इधर से आपने क्या खाया था बच्चे, भोजन खाया था। इस वाले जंक्शन पे आके मिला, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। तो ग्रसनी का इसको बोला जाता है जंक्शन ऑफ माउथ एंड नोज़। तो नाक और माउथ का जो जंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। इसी ग्रसनी के जस्ट नीचे की तरफ फिर दो नलियाँ अलग अलग होती हैं, है ना। दोनों नलियाँ क्या होती है बच्चे, अलग। एक ये वाली नली आ जाती है, ठीक है, और एक ये वाली नली आ जाती है। दो नलियाँ होती है, यानी हम कह सकते हैं कि मान लो अगर आपके शरीर में ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो ये हो गया माउथ वाला पार्ट और ये हो गया नाक वाला पार्ट। यहाँ आके एक जंक्शन पॉइंट बनता है जिसे ग्रसनी बोलते हैं। इसी ग्रसनी में आगे चल के बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ से एक दो नली निकलती हैं। एक को बोला जाता है फूड पाइप, एक को बोला जाता है विंड पाइप। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। इसके ऊपर क्या लगा होता है बच्चे, एक ढक्कन लगा होता है। इन ढक्कनों का नाम दिया जाता है, इधर इस ढक्कन का नाम है बच्चे क्या, तो बोल रहा है एपिग्लोटिस बाल्ब। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बाल्ब बोलते हैं। हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में बोला जाता है घाटी का ढक्कन, घाटी का ढक्कन। ठीक है, और ग्रसनी से बस अपने को इतना ही चीज़ें याद रखना है कि ग्रसनी के जस्ट नीचे, ये ग्रसनी उसके जस्ट नीचे क्या है, एपिग्लोटस बाल्ब है। और यहाँ से कितनी नलियाँ बढ़ जाती हैं बच्चे, दो नलियाँ बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से अगर कभी पूछे कि कितनी नली हैं तो बता देना है दो। एक को बोला जाएगा बच्चे फूड पाइप और एक को बोला जाएगा विंड पाइप। क्या बोला जाएगा, विंड पाइप बोला जाएगा। फूड पाइप को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, ईसोफेगस, और विंड पाइप को हम लोग नाम दे देते हैं ट्रैकिया। हिंदी में बोलेंगे तो भोजन नली। तो यहीं से वो दो नलियाँ अलग होते हैं, भोजन नली और दूसरी कौन सी नली होती है, हवा वाली या वायु नली। हवा नली या वायु नली आप कुछ भी कह सकते हो, इसको वायु नली के नाम से भी जान सकते हो। बट यहाँ पर एक समस्या होती है कि जब भी आप ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन आपने इसके द्वारा ली और ये ऑक्सीजन इधर आ गई। अब इधर आई तो ये इस साइड का गेट खुलेगा और ऑक्सीजन इस विंड पाइप के द्वारा कहाँ चली जाएगी, फेफड़ों में। कहाँ चली जाएगी बच्चे, फेफड़ों में चली जाएगी। ये हमारे फेफड़े हो गए मान लो, फेफड़ों में चली जाएगी। और जो खाना खाते हैं, खाना इस नली के द्वारा हमारे स्टमक में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बच्चे, हमारे स्टमक में चला जाता है। लेकिन समस्या थोड़ी सी बढ़ जाती है तब जब ये बोला जाता है कि सर आप खाना खाते वक्त भी तो सांस लेते हो। ऐसा थोड़ी है कि खाना खाते हैं तो सांस नहीं लेते और सांस लेते हैं तो खाना नहीं खाते। दोनों कंडीशन बनती है ना, कि जब आप सांस लेते हो तब भी खाना खाते हो ना, तब ऐसी कंडीशन में ये जो बाल्ब होता है ना एक साथ पूरा खुल जाता है। और ये बाल्ब को क्या बोला जाता है, घाटी का ढक्कन। जब ये बाल्ब पूरा खुल जाता है ना तो ये भोजन कहाँ जाना चाहिए था, भोजन वाली नली में। लेकिन अगर आपने खाना खाते खाते वक्त अगर बात की तो बात करने का जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे भोजन के, वो पार्टिकल्स इस वाली नली में ना आके इस वाली नली में चले जाते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर ऑक्सीजन जाना चाहिए था वहाँ भोजन का पार्टिकल्स आके बैठ जाता है, जिसके कारण हमको क्या लगता है बच्चे, झटका लगता है। झटके लगने के कारण हम अपना भोजन बाहर उगल देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं भोजन को। अपने को इतना ही याद रखना है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि जब भी आप खाना खाते हो तब आपको क्या नहीं करना बच्चे, बात नहीं करना है। अगला देखो क्या आता है, अगला जो पार्ट आता है वो आता है बच्चे ग्रास नली, ईसोफेगस, जिसमें भोजन आता है। अब अपने को सर भोजन वाली ही क्यों लिया आपने, वायु वाली क्यों नहीं ली। वायु वाली अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लेंगे। अभी केवल और केवल अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो चीज़ लेंगे जहाँ से भोजन आ रहा है। ठीक है, अब जो ये जो नली होती है ना बच्चे, इस नली में क्या होती है, अंदर की तरफ बच्चे टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। ये वाले एरिया में कुछ ऊतक पाए जाते हैं। इन ऊतक को बोला जाता है बच्चे स्क्वामस टिश्यू।
क्या बोला जाता है? स्क्वामस टिश्यू। और अगर किसी ने सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम दिया हो तो दोनों में बच्चे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि हमारे ईसोफेगस की इंटरनली वॉल पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो आपको बताना था स्क्वामस टिश्यू पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना। फिर आ जाओ कि सर यहाँ जो माउथ से भोजन आ रहा था तो इधर हम भोजन नहीं बोलेंगे, इसको हम नाम देते हैं बोलस। क्या नाम दे देते हैं बच्चे? बोलस। यानी अब हम इसको ना बोलस फूड बोलेंगे। कौन सा भोजन बोलेंगे? बोलस भोजन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि भैया यहाँ पर एक चीज़ का उसमें पाचन हो गया है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है। फिर आगे आता है कि सर इसमें जो भोजन आता है ना, वो भोजन एकदम से नीचे की तरफ मूव नहीं करता। ये भोजन कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव कराता है नीचे की तरफ, भोजन ऐसे झटके से आता है और उस झटके के मूवमेंट को बोला जाता है बच्चे पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यानी अगर मैं ग्रास नली की सबसे पहले बात करूँ तो वो आपको बोला है ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख लेना? बॉलस। फ्रॉम माउथ टू स्टमक, फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज कॉल्ड stomach by peristalsis movement। ओके बच्चे, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस करना होगा। तो आप बोलोगे कि सर हमारे जो माउथ होता है, माउथ से जो भोजन जाता है कहाँ पर? पेट में जाता है, तो वो कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ नीचे की तरफ आता है। इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति। तो आप ऐसे लिख सकते हो हिंदी में कि भोजन मुख से स्टमक, आमाशय स्टमक यानी आमाशय, इसी को बोला जाता है बच्चे, इसी को पेट बोला जाता है, इसी को उर्दू में उदर भी बोला जाता है। उदर तक भोजन मुख से आमाशय यानी पेट तक क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, द्वारा आता है। बस इतने आपको चीज़ याद रख लेना है। यानी कि यहाँ पर जो भोजन नीचे की तरफ आ रहा है ना बच्चे, इधर हमारे स्टमक में, ये हमारा स्टमक है, तो हमारे स्टमक में जो भोजन आता है ना वो किस गति के द्वारा आता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? कुछ इस तरीके से भोजन को क्या करना बच्चे? नीचे की तरफ मूव कराना। ठीक है, तो इस गति को क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन गति। अब थोड़ा सा एक और चीज़ आपको याद रखना, आपसे ये पूछ लिया जाएगा टोटल लेंथ ऑफ ईसोफेगस की कुल लंबाई, ग्रास नाल की कुल लंबाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रास नाल। तो आपको बोला है टोटल लेंथ ऑफ ईसोफेगस, है ना, यानी ग्रास नाल की कुल लंबाई। तो ग्रास नाल की कुल लंबाई कोई बता सकता है तो कमेंट करें फटाफट से, ग्रास नाल की कुल लंबाई। तो ग्रास नाल की कुल लंबाई में आपको लिख देना है जितनी छोटी आंत की पहले भाग की लंबाई होती है बच्चे, यानी 25 सेंटीमीटर, ओनली 25 सेंटीमीटर। कितना लिखना है बच्चे? 25 सेंटीमीटर लिखना है। आप कह सकते हैं कि सर ग्रास नली में कितना है, तो इसकी टोटल लेंथ आपसे पूछे तो टोटल लेंथ आपको बता देना 25 सेंटीमीटर। इसमें जो भोजन आ रहा है उस भोजन को हम लोग बोलस बोलेंगे। बोलस फूड जो नीचे की तरफ आ रहा है तो किस गति के द्वारा आता है? कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है और नीचे की तरफ भोजन आ जाता है। आप बोलोगे सर इसकी इंटरनली वॉल पर, ये जो था ना, इसकी इंटरनली वॉल पर ईसोफेगस के आंतरिक दीवारों पर कुछ टिश्यू पाए जाते हैं। इन टिश्यू को नाम क्या देते हैं? स्क्वामस टिश्यू देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्क्वामस टिश्यू बोलते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? बताओ मेरे दोस्त, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप यकीन मानो कि जब आप पूरा बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ोगे, लेक्चर बाय लेक्चर हर एक टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी डाउट में आपको दिक्कत लगती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को भेज सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्लास पसंद आ रही है तो बच्चे आपको केवल और केवल 299 रुपये में जो अपनी पेड क्लास चलेगी कंप्लीट बायोलॉजी की, स्पेशल बायोलॉजी का बैच फर्स्ट है, केवल और केवल इसकी कीमत कितनी रखी गई है? 299। हालांकि 299 रखना एक ज़ीरो
रुपीज़ के बराबर ही होता है। बट इस फीस को इसलिए रखा गया है कि जो बच्चे सचमुच में सीरियस हैं तो वो अगर 200-300 रुपये खर्च करेंगे तो वो उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप फ्री में प्रोवाइड कर दोगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो फ्री का समझ के पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये ना के बराबर जो फीस रखी गई है केवल और केवल इसलिए रखी गई है ताकि आप लोगों तक उस चीज़ का सीरियसनेस बढ़ाया जाए और आप इन क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ने का कोशिश करें, आप इस अप्रोच को फॉलो करें। बाकी आप समझते हो कि सर इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। 300 रुपये में ऐसा नहीं है बच्चे कि मैं आपको पूरा बायोलॉजी पढ़ाऊँ, या 300 रुपये में कुछ नहीं होगा। 1 महीने का वो रिचार्ज होता है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप फटाफट से इस कोर्स को परचेस करो। आपको पूरे बायोलॉजी विद डायग्राम के साथ एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।